खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मेरा नाम विपिन, आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। टॉप 20 करंट अफेयर सीरीज हमने चला रखी है। उसी कड़ी में ये आपको जो क्लास दी जा रही है, आप आने वाले एग्जाम्स के लिए इन क्लासों के जो नोट्स हैं वो बना के रखिए। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। पीसीएस वाला ऑफिशियल पे जाइए या VIP@VIP सिविल प्रेप पे जाइए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के टॉप 20 करंट अफेयर का जो पहला करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ के द्वारा जारी की गई है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। अब ये क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। उसमें पहला पॉइंट है कि भारत में विकास दर यानी डेवलपमेंट रेट कितना हो गया है। भारत में विकास दर कभी कभी कोट करके पूछ लेता है कि आईएमएफ के द्वारा भारत में विकास दर कितनी मानी गई है। तो 2022 के लिए तो 6.8% रखी गई थी, लेकिन 2023 के लिए उसमें और कमी लाई गई है। जो 2022 में 6.8% थी वो 2023 में 6.1% कर दी गई है। इसका मतलब हमारी जो विकास दर है वो कम रहेगी। किसके अनुसार? आईएमएफ के अनुसार। साथ ही ध्यान रखेंगे कि 2024 में हमारी जो विकास दर है या डेवलपमेंट रेट है वो हमारा कितना रहेगा? 6.8% रहेगा। कितना रहेगा? 6.8% रहेगा। क्लियर? इसके अलावा आईएमएफ ने ग्लोबल डेवलपमेंट या वैश्विक विकास के बारे में भी अपनी रिपोर्ट जारी की। तो उसमें कहा कि 2022 में जो वैश्विक विकास की दर थी वो 3.4 अनुमानित थी। 2023 में यानी आने वाले यानी इस वर्ष में वो 2.9% तक हो गई है। ठीक है, यानी यहां भी गिरावट मिलेगी। जैसे अपने देश में गिरावट मिल रही थी, 6.1 पे जा रही है, पहले 6.8 अनुमान थी। ऐसे ही यहाँ 3.4 अनुमान थी पिछले वर्ष, और 23 में 2.9% तक जाएगी। लेकिन 2024 में यहाँ थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग यानी 2.9 के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी 3.1% तक। तो ध्यान रखेंगे कि याद क्या रखना है? याद इतना रखना है कि 22 में जितनी थी भारत में उतनी ही 24 में भी मानी है। 23 में कम हो जाएगी, वो 6.1 हो जाएगी। और वैश्विक के बारे में देखें तो 22 में 3.4 थी, लेकिन 23 में ये कम होगा, 2.9 हो जाएगी। हालांकि 24 में फिर से थोड़ी बढ़ेगी और वो 3.1 हो जाएगी। ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे कि आईएमएफ ने वैश्विक मंदी को नकार दिया है, यानी आईएमएफ कहता है कि वैश्विक मंदी नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि वैश्विक मंदी आ सकती है, भारत में जो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसी बातों को नकारता है आईएमएफ। ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ? जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। दूसरी रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यानी जीएफएसआर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से भी हम इस रिपोर्ट को जानते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी आईएमएफ ही प्रकाशित करता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलें। अगला करंट अफेयर है कि गमोचा जो हम पहनते हैं, गमोछा को कुछ लोग इसे गमछा कहते हैं, कुछ अंगोछा कहते हैं, तो वही गमोचा है। गमोचा को जीआई टैग दिया है। अब ये जीआई टैग कहाँ मिला है, ये ध्यान रखने वाली बात है। गमोचा को असम की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना गया है। जब वहां बिहू उत्सव था तो इस दौरान गमोछा आदान प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे वहां इसे बिहू वन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से दो बातें निकली। पहली कि गमोछा कहाँ के लिए जीआई टैग मिला है, तो वो असम के लिए। एक क्वेश्चन और भी बना है कि बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो भी असम में। ठीक है, जब फेस्टिवल के बारे में आपसे क्वेश्चन करता है। आगे देखेंगे, अगला है पॉइंट, वो है अर्थगंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थगंगा के नाम से कहीं ना कहीं जरूर आएगा कि हाल ही में चर्चाओं में रहा अर्थगंगा किससे संबंधित है। अर्थगंगा दरअसल समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। ये क्या है? ये कम्युनिटी और लोकल रिसोर्स का प्रॉफिट उठाने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड क्षमता निर्माण कार्यक्रम परियोजना चलाई गई है।
इस प्रोजेक्ट को 4 राज्यों के अंतर्गत, 4 राज्य कौन कौन से रहेंगे, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में चलाया जाएगा। कहाँ कहाँ चलाया जाएगा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। तो आप इसलिए ऐसे याद रख लेंगे, यूपी यूके, यूपी और यूके, बिहार झार, ठीक है, यूपी यूके बिहार झार के नाम से इसे याद रख सकते हैं। ठीक, आगे ध्यान आगे देखेंगे। अगला करंट अफेयर है कि इंडियन गैस एक्सचेंज ने आईजीएक्स, इस नाम से इंडियन गैस एक्सचेंज ने आईजीएक्स गैस मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। पहली बात तो पहली बार भारत में इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा कोई सूचकांक लॉन्च किया गया है, तो ये अपने आप में ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि इस सूचकांक का नाम क्या है, ध्यान रखेंगे इस सूचकांक का नाम है GIXI। क्या नाम है इस सूचकांक का, GIXI। ध्यान रखने वाली बात है कि इस सूचकांक का नाम है GIXI। किसने लॉन्च किया है, वो किया है इंडियन गैस एक्सचेंज ने, IGX ने किया है। क्या लॉन्च किया है, GIXI लॉन्च किया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, ग्रीन स्टील ब्रांड क्या नाम था, कल्याणी फेरेस्टा। क्या नाम है, कल्याणी फेरेस्टा का शुभारंभ कर दिया गया है, यानी इनॉग्रेशन हो गया। ये दरअसल स्टील बनाने की इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी कार्बन का एमिशन या उत्सर्जन नहीं हो। ध्यान रखेंगे, ऐसी कौन सी कंपनी है जो ग्रीन स्टील बना रही है, तो वो है कल्याणी फेरेस्टा। ये कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, वो है टेनिस प्रीमियर लीग 2022। वो कहाँ आयोजित हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन, तो वो पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। दूसरा पॉइंट है कि ये कौन सा एडिशन था, संस्करण था, तो वो 4th एडिशन था, ये 4th एडिशन था। अब तीसरा पॉइंट बनता है कि यहाँ जीता कौन कौन, कौन यहाँ पे जीता कौन कौन, तो विजेता रहे यहाँ पर फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स। क्या नाम है इनका, फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स। तो स्ट्राइकर्स ने स्ट्राइक मार दी। फिर उपविजेता कौन रहा, मुंबई लियोन आर्मी, मुंबई लियोन आर्मी, ठीक है, लियोन से आप कहीं और मत पहुंचना, ठीक, ध्यान रखेंगे, मुंबई लियोन आर्मी, ठीक। अगला चलते हैं, अगला 7वां करंट अफेयर है हमारा, वो है ग्रेट प्लेस टू वर्क का खिताब किसे में दिया गया है। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का खिताब दिया गया है TCS को, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसे ग्रेट प्लेस टू वर्क का खिताब इस साल यानी 22-23 के लिए दिया गया है। TOI 700E हाल ही में चर्चाओं में था, ये क्या है, उपग्रह है या कोई स्पीसीज है या कोई प्रक्षेपण का अस्त्र है, क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक पृथ्वी जैसा एक ग्रह है, ये क्या है, एक पृथ्वी जैसा ग्रह है, ठीक है। इस ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में पानी मिलने की संभावना है, ये अगला पॉइंट इसका हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है 10 पॉइंट, वो है नासा और जाक्सा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियोटेल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो नासा और जाक्सा के द्वारा, ठीक है, अभी हाल में चर्चाओं में है इसलिए आपसे पूछ सकता है। फिर आगे चलते हैं, वो है खनन क्षेत्र में उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए, खनन क्षेत्र में उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए एक धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी बनाई, यानी डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। इसे किसने बनाया है, तो ये है CMPDIL। अब पॉइंट बनता है कि CMPDIL की फुल फॉर्म क्या है, वैसे आपसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी इसे लिख लेंगे, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट से CMPDIL भी कहते हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है झारखंड के, झारखंड के रांची में, कहाँ पर है, झारखंड के रांची में इसका हेडक्वार्टर है, इतना भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर हमारा कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने IIT कानपुर के साथ ग्रीन एनर्जी के लिए एक समझौता किया है। तो इतना ध्यान रखना कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने किसके साथ समझौता किया है, IIT कानपुर के साथ, क्योंकि यूपी के एग्जाम में मोस्टली आ सकता है। अब इसका समझौते का विषय क्या है, विषय है यानी थीम क्या है, वो ये है ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन एनर्जी, यानी रेल इंडिया जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है।
तो इसके द्वारा ये स्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करना चाहते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्थान सहायक बन रही है इनके साथ? वो बन रही है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यानी आईआईटी कानपुर। ठीक है, उद्देश्य ये होगा कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसके साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्राप्त करें। ठीक, अगला करंट अफेयर हमारा, इसे ध्यान रखना कि जो हमारा इन स्पेस है, इन स्पेस को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र भी कहते हैं। इसने विभिन्न भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसे हम जीआईएस के नाम से भी जानते हैं, जीआईएस के विकास के लिए एक कंपनी है एनआईटी, जिसे हम नेस्केंट इंफो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसके साथ समझौता किया है। इसका फायदा ये होगा कि जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बाहर के देशों के साथ जो हम समझौता करते हैं वो हमें अब देश में ही मिल जाएगा, साथ ही वो सुविधा हमें देश में मिलेंगी। तो ध्यान रखना कि इन स्पेस ने किसके साथ समझौता किया है, तो नेस्केंट इंफो टेक्नोलॉजी के साथ। इन स्पेस क्या है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई और इसका काम क्या है, ये दो बातें ध्यान रखो। तो सबसे पहले कि इन स्पेस जो है वो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है। ये एक सिंगल विंडो ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना। कौन सी बॉडी है ये? ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इन स्पेस का? वो अहमदाबाद में है। हाल में जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर पवन कुमार गोयनका है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि ये इसरो और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, यानी एक तरीके से इसरो का कॉमर्शलाइजेशन कराने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच में ये एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका ये 21st एडिशन था। कहाँ पर आयोजित किया गया ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी ध्यान रखना, पश्चिमी समुद्री तट पे। फ्रांस और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं ये भी ध्यान रखना कि अभ्यास शक्ति, अभ्यास गरुण और डेजर्ट नाइट। ठीक है, ये 3 अभ्यास ध्यान रखेंगे, क्योंकि शक्ति होता है वो थल सेना के साथ होता है, गरुण जो है क्योंकि हवा में उड़ता है तो वायुसेना के साथ होता है, और जो डेजर्ट नाइट है वो भी वायुसेना के साथ ही होता है। ठीक, ये 3 अभ्यास और भी ध्यान रखना। अगला जो करंट अफेयर है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीएस के एग्जाम में आ सकता है, यानी किसी ना किसी यूपी के एग्जाम में तो जरूर आएगा ये। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की गई है। 2 व्यक्तियों को मिला है, दो दो पर्सनैलिटीज को ये पुरस्कार मिला है। पहली पर्सनैलिटी है नेहा कश्यप। कौन है? नेहा कश्यप। दरअसल नेहा कश्यप क्या खेलती हैं? ये वुशु खेलती हैं। वुशु एक प्ले होता है, एक मार्शल आर्ट का तरीका है, चाइनीज मार्शल आर्ट है वुशु। तो ये वुशु खेलती हैं, मेरठ की रहने वाली हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे दूसरी कौन है जिनको मिला है, वो है ज्योति शुक्ला। ज्योति शुक्ला ये कानपुर की रहने वाली है और ये हैंडबॉल खेलती हैं। ठीक है, क्या खेलती हैं ये? हैंडबॉल। ठीक, अगला इसी का जो पुरस्कार है वो 2021-22 के लिए, पहला था 20-21 के लिए, अब है 21-22 के लिए। 21-22 के लिए किसे मिला है? वो मिला है तरुण शर्मा को। तरुण शर्मा कौन है? ये जूडो खेलते हैं, कराटे जो होते हैं जूडो। और दूसरी पर्सनैलिटी कौन है? वो है मनीषा भाटी। क्या नाम है इनका? मनीषा भाटी। वो नोएडा की हैं और ये भी वुशु खेलती हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है लक्ष्मण पुरस्कार। दरअसल लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 के लिए किसे मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वो है मोहित यादव। 3 पर्सनैलिटी हैं लक्ष्मण पुरस्कार जिन्हें मिला है। एक है मोहित यादव, दूसरा राहुल सिंह और तीसरा जनार्दन सिंह यादव। ठीक है, 3 पर्सनैलिटी याद रखना, मोहित यादव, जनार्दन सिंह यादव और राहुल सिंह। ये लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाली 3 पर्सनैलिटी है। यदि हम 2021-22 के लिए बात करें तो उसमें किस किस को मिला है ये इंपॉर्टेंट है, इनके खेल और ये नाम दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो मोहम्मद आरिफ जो हॉकी खेलते हैं, दूसरे हैं सुहास एलवाई जो फिलहाल डीएमबी है, वो बैडमिंटन खेलते हैं और दिव्यांग कैटेगरी में उन्हें मिला है, दिव्यांगजन कैटेगरी में। साथ ही दीपेंद्र सिंह ध्यान रखना शूटिंग में मिला है, ये भी हैंडीकैप्ड है। फिर राधेश्याम सिंह ये एथलेटिक्स, इन्हें भी मिला है एथलेटिक्स कैटेगरी में। इसके अलावा विवेक चिकारा, जो विवेक चिकारा हैं वो तीरंदाजी के लिए इन्हें दिया गया है। तो लक्ष्मण पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? वो 5 लोगों को मिला है। एक तो मोहम्मद आरिफ, राधेश्याम सिंह, दीपेंद्र सिंह, विवेक चिकारा और सुहास एलवाई। सभी में सुहास एलवाई बैडमिंटन खेलते हैं, विवेक चिकारा तीरंदाज हैं, दीपेंद्र सिंह शूटिंग करते हैं और राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स हैं और आरिफ मोहम्मद हॉकी खेलते हैं। ठीक है, सबके खेल भी अलग अलग हैं। अगला करंट अफेयर हमारा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। दरअसल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के नाम से भी इसे जानते हैं। ध्यान रखना कि अहमदाबाद में इस बार पतंग महोत्सव मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, बस इतनी बात ध्यान रखनी इसमें। अगला करंट अफेयर हमारा कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट
विदिशा डिस्ट्रिक्ट ये एमपी में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। एमपी का ये जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्टअप्स के द्वारा प्रस्तावित इनोवेटिव 5G इनोवेटिव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यानी 5G का उपयोग ग्राउंड लेवल पे कराने वाला विदिशा पहला डिस्ट्रिक्ट है भारत का। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर है वो है हमारा AGM 183A मिसाइल। जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। AGM 183A मिसाइल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। ये कहाँ की है? ये यूएसए की मिसाइल है। साथ ही ध्यान रखना कि ये किस तरीके की है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। इनकी जो गति है वो साउंड की गति से 5 से 25 गुना तक होती है। तो ध्यान रखेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिनकी गति साउंड की गति से भी 5 गुना होती है। ठीक है, आज का जो लास्ट करंट अफेयर वो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला यानी नेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा है। कहाँ लगा है ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। उस जगह का नाम वो है शिल्पाराम हैदराबाद। ठीक है, शिल्पारामम हैदराबाद के नाम से भी इसे जानते हैं। उसका उद्देश्य है कि हथकरघा, हस्तशिल्प और जूट क्षेत्र के कारीगरों को प्रोत्साहन देना है। ध्यान रखेंगे कि किसने लगाया है, तो ऑब्वियस है कि वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ही लगाया होगा, लेकिन कहाँ पर आयोजित हुआ है यही ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर थे इन्हें आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आने वाली क्लासेस हमारी इसी पर आधारित रहेंगी। इन्हें आप ढंग से पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ऐसे ही हम डेली क्लास लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग इस साल पीसीएस देने वाले हैं वो लोग अपने जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिए, क्योंकि कल से यानी 3 मार्च से जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अवेलेबल होंगे। तो आप एग्जाम के लिए अपना फॉर्म फिल कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी का भविष्य अच्छा रहे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।